मेडिकल एविडेंस में किसी भी डॉक्टर पर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टर साहब से बिला झिझक ये सवाल करना है कि डॉक्टर साहब ये जो चेस्ट पे जो ये वुंड है ये एग्जिट वुंड है, ये इंडिपेंडेंट एंट्री वुंड नहीं है। तो आपने डॉक्टर साहब से इरेगुलर मार्जिन के हवाले से सवाल करना है कि डॉक्टर साहब ये देखें ये टम्बलिंग बुलेट है, ये रिफ्लेक्टेड बुलेट है। टाइम ऑफ अकरेंस जो प्रोसिक्यूशन का है उसको आप हिट कर सकते हैं इस क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ। आप इंजरी को अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर साबित कर देते हैं तो वो स्टेट फायर के जुमरे से निकल जाता। जिस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के लिए पर सी एडमिसिबल नहीं है तो डिफेंस के लिए भी पर सी एडमिसिबल नहीं है। आपने उससे सवाल पूछना है। तो अब ये बात जब आप एस्टेब्लिश कर जाएंगे कि जो ये डेथ है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से है और इसको 3 से 6 घंटे लगे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस को भी आप डाउटफुल कर जाएंगे। आपने वो सवाल भी डॉक्टर साहब से पूछना है कि कोई साइंस ऑफ फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। किसी भी कत्ल के मुकदमे में, होमिसाइडल केस में मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एक्सपर्ट की एविडेंस जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। आपने बतौर डिफेंस लॉयर उस डॉक्टर साहब की वो जो ओपिनियन है या उनकी ऑब्जर्वेशन है या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है डॉक्टर साहब को बतौर विटनेस के। आपको मौका दिया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने होती है कि आपने इसकी बाबत जो डॉक्टर साहब से जो सवालात करने हैं, रेलिवेंट सवालात, उसकी आपको इजाज़त होती है। सबसे अहम जो चीज़ उसमें है वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंदराज फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन से पहले फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब उसमें इंदराज करते हैं। उसमें आइडेंटिटी ऑफ द डिसीज़्ड है, जिस शख्स ने उस डिसीज़ को शनाख्त किया उसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है। इसी तरह कि वो डेड बॉडी जो है वो डॉक्टर साहब तक कब पहुंची है और कौन लेकर आया है, इसका इंदराज उसमें मौजूद होता है। पुलिस पेपर्स जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अकम्पनी कर रहे होते हैं वो पुलिस पेपर्स में एफआईआर अगर दर्ज हो चुकी है तब तक तो एफआईआर की कॉपी होती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है जो कि रिपोर्ट मर्ग है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है। और इसके अलावा तब तक की कोई अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड है तो वो भी उसके साथ डॉक्टर साहब तक पहुंचती है। डायरेक्टिव है मेडिको लीगल सर्जन की तरफ से पाकिस्तान में कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर साहब को फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टमार्टम रिसीव होते हैं वो उनको देखकर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने सवालात डॉक्टर साहब से करने हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी या नामौजूदगी या गैर मौजूदगी के बारे में सवालात होते हैं कि आपको डॉक्टर साहब ये पुलिस पेपर्स जो हैं आपने पोस्टमार्टम किया 9 बजे रात को, ये पुलिस पेपर्स आपको तब तक रिसीव नहीं हुए थे क्योंकि आपने उसके रेलिवेंट कॉलम में नहीं लिखा कि पुलिस पेपर्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब ने रिकॉर्ड के मुताबिक आपको जवाब देना है और वो कहेंगे जी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो नहीं रिसीव हुए थे। अब यहाँ पर आपने उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उस मर्डर केस में एंटी डेटेड एंटी टाइमिंग प्रोसीडिंग्स का फ़ायदा उठा लेना है ये सवालात करके। और अगर पुलिस पेपर्स की रिसीव होने तक डॉक्टर साहब ने ये पोस्टमार्टम पेंडिंग कर दिया है और नाश उनको 3 घंटे पहले रिसीव हो गई है और उन्होंने उसमें लिखा है कि नाश जो है वो रिसीव हुई है 7 बजे, पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ है 10 बजे, पुलिस पेपर्स रिसीव हुए हैं 10 बजे, तो यहाँ पर आपने डॉक्टर साहब से जो रेलिवेंट सवाल है वो यूँ करना है कि डॉक्टर साहब ये देखें आपको ये नाश जो है ये डेड बॉडी जो है ये 7 बजे रिसीव हो गई थी और आपने पुलिस पेपर्स के आने का इंतज़ार किया और जब तक पुलिस पेपर्स नहीं आए तब तक पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर डिलेड
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिलेड रिसिप्ट ऑफ पुलिस पेपर्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये वो बातें हैं जो कि पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन से पहले पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब एग्जामिनेशन के हवाले से कुछ बातें कर लें। एग्जामिनेशन में पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है, जो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये डेड बॉडी है, इसकी ज़ाहरी हालत ये है। और दो बातें जो मेडिकल लैंग्वेज में जिनको कहा जाता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग और राइगर मोर्टिस, इन दो बातों के हवाले से डॉक्टर साहिबान अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स और राइगर मोर्टिस के मुतालिक अगर वो लिखते हैं कि राइगर मोर्टिस फुली डेवलप्ड। तो आपने अगर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का बगौर मुताला किया हुआ है तो यही बातें पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस डिसीज़्ड को फौत हुए कितना टाइम गुज़र चुका है। तो आप डॉक्टर साहब से जो उन्होंने रेलिवेंट कॉलम में वो टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम लिखा है उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में सवालात भी कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑन डिपेंडेंट पार्ट्स जो होती है किसी भी मुतवफ़ी के फौत होने के 3 से 6 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाती है। राइगर मोर्टिस भी 3 से 6 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है और 36 घंटे तक वो फुली डेवलप होकर रिटार्ड होना शुरू हो जाता है। राइगर मोर्टिस को आम ज़बान में जिस्म का अकड़ाव कहते हैं, जो कि मुतवफ़ी का एक ख़ास टेम्परेचर पे बढ़ता जाता है अकड़ाव और फिर उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पोस्टमार्टम स्टेनिंग वो चीज़ है जो कि निचली सतह से कांटेक्ट में जो डेड बॉडी होती है वहाँ पर जो उसको निशानात नीलगू या उसके ब्लड के पार्टिकल्स के नीचे बैठ जाना ग्रेविटी की वजह से, वहाँ पर वो अपना कलर बना लेते हैं, स्किन कंट्यूजन्स बना लेते हैं, जिसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहा जाता है। उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये नाश कितनी देर तक एक ही जगह पर पड़ी रही है, इसको किसी ने नहीं हिलाया। तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से आप सवालात कर सकते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग को सामने रखकर और राइगर मोर्टिस को सामने रखकर। इसी तरह से अगर राइगर मोर्टिस को आप देखते हैं कि राइगर मोर्टिस फुली डेवलप्ड है और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम इज़ 3 to 6 hours, तो आप डॉक्टर साहब से उसके बारे में बिला झिझक सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें इस कंडीशन में, क्योंकि गर्मियों में राइगर मोर्टिस जो है वो तेज़ी से डेवलप होगा, सर्दियों में डिलेड होगा। आप उस मौसम के हवाले से कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें 12 से 36 घंटे लगते हैं राइगर मोर्टिस को फुली डेवलप होने में। जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है, डॉक्टर पारेख ये कहते हैं, डॉक्टर मोदी ये कहते हैं, डॉक्टर नियाज बलोच ये कहते हैं, डॉक्टर फिलिप्स एंड मॉर्गन ये कहते हैं। तो 12 से 36 घंटे लगते हैं इसको डेवलप होने में, और यहाँ पर आप कह रहे हैं फुली डेवलप, मतलब ये लाश जो है 12 से 36 घंटे पुरानी थी। तो वहाँ पर आप टाइम ऑफ अकरेंस जो प्रोसिक्यूशन का है उसको आप हिट कर सकते हैं इस क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ। तो टाइम ऑफ डेथ जो है वो चैलेंज करने के लिए डॉक्टर साहब से क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने अपनी फाइंडिंग में कॉज ऑफ डेथ लिखनी होती है। अगर बुलेट इंजरीज़ का केस है, फायर आर्म इंजरीज़ का केस है, तो उसमें भी कॉज ऑफ डेथ कि ये तमाम इंजरीज़ कलेक्टिवली कॉज ऑफ डेथ हैं या कोई इंडिपेंडेंट एक इंजरी कॉज ऑफ डेथ है। वो डॉक्टर साहब ने अगर उसको कलेक्टिव कॉज ऑफ डेथ लिखा है तो उस हवाले से आपने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन देख लेना है कि आपके पास स्पेसिफिक रूम अवेलेबल है। आप किसी भी मुल्ज़िम को स्पेसिफाई किए बगैर वहाँ से निकल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि अब आप उसमें से इंजरी स्पेसिफाई करवाएं। यहाँ पर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना, यहाँ पर आपने डॉक्टर साहब से उसको स्पेसिफाई नहीं करवाना किसी भी इंजरी को। इसी तरह से इंजरीज़ और उनके इफ़ेक्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इंजरी लिख रहे हैं कि ये
इंजरी है, इंजरी नंबर 1 ऑन द चेस्ट है और इसका डायमेंशन जो है वो 1.5 इंटू 1.5 cm है और इसके अवर्टेड मार्जिन्स हैं, तो फिर आपको ये जानना जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से ज़रूरी है कि अवर्टेड मार्जिन्स तो एग्जिट वुंड के हैं। प्रोसिक्यूशन तो कह रही है कि ये फ़लाँ शख्स का फायर है जो कि इसको लगा हुआ है, मतलब ये कि वो प्रोसिक्यूशन वहाँ पर बिलाई हो रही है विद द मेडिकल एविडेंस। आपने डॉक्टर साहब से बिला झिझक ये सवाल करना है कि डॉक्टर साहब ये जो चेस्ट पे जो ये वुंड है ये एग्जिट वुंड है, ये इंडिपेंडेंट एंट्री वुंड नहीं है। तो अवर्टेड मार्जिन से डॉक्टर साहब देखते ही ये कहेंगे जी ये एग्जिट वुंड है। तो जहाँ पर भी अवर्टेड मार्जिन का लफ्ज़ आएगा आपने उसको एग्जिट वुंड ही कंसिडर करना है और सवाल करना है। अब उसके कॉरस्पॉन्डेंस एक एंट्री वुंड भी होगा। प्रोसिक्यूशन का केस सामने छाती से फायर का है और कमर पर उसका एंट्री वुंड है, तो आपने डॉक्टर साहब से ये भी स्पेसिफाई करवा लेना है कि देखें छाती पर एग्जिट है और कमर पर एंट्री है। ये आपने डॉक्टर साहब से आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्टेब्लिश कर लिया। ज़्यादा मसला बाज़ दफ़ा बुलेट इंजरीज़ में टम्बलिंग बुलेट इफ़ेक्ट्स पे आता है, बुलेट री एंट्री पे आता है, या रिफ्लेक्टेड बुलेट के केस में आता है, या फायर आर्म के डिफरेंट होने पर आता है कि एक से ज़्यादा फायर आर्म यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फोरेंसिक की इतनी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है जहाँ पर आप ये देखें कि जब इर्रेगुलर मार्जिन्स हैं, बुलेट इंजरी है, तो इसका मतलब है ये गोली कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसके इर्रेगुलर मार्जिन्स का मतलब ही यही है कि ये गोली जो है, ये बुलेट जो है ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये डायरेक्ट इंजरी नहीं है। तो आपने डॉक्टर साहब से इरेगुलर मार्जिन्स के हवाले से सवाल करना है कि डॉक्टर साहब ये देखें ये टम्बलिंग बुलेट है, ये रिफ्लेक्टेड बुलेट है। अब इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि बाज़ दफ़ा फिनोमेना ऑफ री एंट्री आ जाता है। मिसाल के तौर पर हाथ पे फायर लगा हुआ है, हाथ के पाम से वो एग्ज़िट हुआ है और दोबारा छाती पर एंट्री हो गया। प्रोसिक्यूशन ने अगर वो ऑकुलर अकाउंट का केस बनाया हुआ है लेकिन एक्चुअली उसको अक्रंस को होते नहीं देखा, तो नॉर्मली प्रोसिक्यूशन ये गलती करती है कि वो उसको अलहदा फ़ायर लिखवाते हैं और छाती को अलहदा फ़ायर लिखवाते हैं। तो वहाँ पर आपने उसकी ट्रेल जो है वो डॉक्टर साहब से वो ट्रेल इस्टेब्लिश करवानी है। इस सूरत में कि जब कोई री एंट्री का केस है और अब उसकी ट्रेल आपने बना ली है कि ये तो इंडिपेंडेंट इंजरी नहीं है, ये दो इंजरीज़ नहीं हैं, ये एक ही इंजरी है, तो आपने उसकी ट्रेल इस्टेब्लिश करनी है। आपने डॉक्टर साहब से उस ट्रेल को इस्टेब्लिश करवाना है और उसके फिनोमेना ऑफ एंट्री, एग्ज़िट और री एंट्री को, क्योंकि अब आपने उसके जो दाखिली ज़ख़म है उसकी डायमेंशन को, फिर उसके एग्ज़िट की डायमेंशन को और फिर उसके दोबारा एंटर होने की डायमेंशन को डॉक्टर साहब से पुट करना है कि 1.5 cm का बाय 1.5 cm का एंट्री वुंड है और वो 2-2.25 cm के एग्ज़िट से दोबारा बाहर निकल आया। अब वो जब दोबारा छाती में जाएगा तो वो रेगुलर मार्जिन्स के साथ नहीं एंटर होगा, वो इर्रेगुलर मार्जिन्स के साथ एंटर होगा और अब उसका 1.5 cm का एंट्री नहीं होगा, अब उसका कम से कम उस 1.5 cm से बड़ा और एग्ज़िट वुंड से छोटा एंट्री होगा। अब वहाँ पर वो डॉक्टर साहब से वो एंट्री का और फिनोमेना ऑफ री एंट्री का आप पॉसिबिलिटी पे सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोसिक्यूशन केस को टोटली डाउटफुल कर जाएंगे अगर आपने डॉक्टर साहब से ये इस्टेब्लिश करवा लिया कि ये एक ही इंजरी का री एंट्री वुंड है। इसके साथ साथ आपने बाज़ दफ़ा कुछ इंजरीज़ होती हैं जो कि ब्लंट वेपन इंजरीज़ होती हैं, जो कि हेड इंजरीज़ हैं, जिनको कंकशन इंजरीज़ भी बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में कंकशन इंजरीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई भी ब्लंट इंजरी सर के राइट साइड पे कॉज होती है तो ब्रेन क्योंकि स्टैटिक नहीं है, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, तो वो फ्री मूवमेंट करके स्कल की दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पर जाकर हिट करता है, तो इंटरनल हेमाटोमा लेफ़्ट साइड पर जाकर बनेगा। इंजरी ऑन द राइट साइड होगी, हेमाटोमा ऑन द लेफ़्ट साइड बनेगा, तो यहाँ पर वो कंकशन इंजरी जो है वो दैट मे बी ए काज ऑफ डेथ,
उस कंकशन इंजरी के जो के निशानियां नज़र आएंगी अंदर स्कल ओपन करने के बाद, वो ऑपोजिट साइड पे होंगी। तो आपने डॉक्टर साहब से इस कंकशन इंजरी के हवाले से जो जो फैक्ट्स आपके केस पर फिट होते हैं, आपने वो सवालात भी उनसे करने हैं। इसी तरह एक बड़ी ट्रिकी सी इंजरी होती है जिसको कंट्यूजन इंजरी बोलते हैं। कंट्यूजन इंजरी में नॉर्मली आपने देखा होगा कि हेड इंजरी कॉज होती है, लेकिन नील जो हैं वो आँखों पे आ जाते हैं। तो ये कंट्यूजन इंजरी में ज़रूरी नहीं है कि जो इंजरी जहाँ पर कॉज हो वहीं पर उसका नील आए। किसी भी ऐसी जगह पर इंजरी कॉज हो जहाँ पर ब्लड एकमुलेशन की या उसके रिफ्लेक्टिव एरियाज़ पर ब्लड एकमुलेशन की जगह मौजूद है, तो वो ब्लड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग वहाँ हो जाती है जहाँ पर कुछ स्पेस इंटरनली अवेलेबल है, तो वहाँ पर कंट्यूजन्स आ जाती हैं। तो वो इंजरी जो है वो कंट्यूजन इंजरी है। आपने डॉक्टर साहब को उस हवाले से भी सवालात करने हैं। मेडिकल एविडेंस में किसी भी डॉक्टर पर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने ह्यूमन एनाटॉमी अगर पढ़ी हुई है तो आप डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात उस केस के, उस मर्डर केस के हवाले से कर सकते हैं। आपने ह्यूमन एनाटॉमी अगर पढ़ी हुई है तो आप डॉक्टर साहब ने जो उस इंजरीज़ की डायरेक्शंस लिखी हैं एंट्री एग्ज़िट के फिनोमेना पे, आप उससे उन डायरेक्शंस के हवाले से मुल्ज़िमान की पोजीशनिंग को डाउटफुल कर सकते हैं। आप इंजरी को अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर साबित कर देते हैं तो वो स्ट्रेट फायर के ज़ुमरे से निकल जाता है, वो डायरेक्ट फायर के ज़ुमरे से निकल जाता है। तो आपने एनाटॉमी को पढ़कर प्लेसमेंट ऑफ इंजरीज़ को देखना है, और प्लेसमेंट ऑफ इंजरीज़ एंट्री और एग्ज़िट अगर मौजूद हैं तो फिर आपने उसका इंटरनली वो कैसे ट्रैवल किया है वो इंजरी, उस शख्स को इंजरी कॉज होने के बाद वो बुलेट लेड जो उसको लगी है उस डिसीज़्ड को, वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल की है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुल्ज़िम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का आप इन सवालात के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने डॉक्टर साहब को इस हवाले से भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वेपन, क्योंकि डॉक्टर मोस्टली बैलिस्टिक एक्सपर्ट नहीं होते, और आपने अगर स्पेसिफिक वेपन के हवाले से सवाल किया तो आपको जवाब आ सकता है कि ही इज़ नॉट ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट। तो जो मोहतात सवालात हैं जिसका जवाब डॉक्टर साहिबान देते हैं वो वेपन को स्मूथ बोर और वेपन को जो कि आपके स्प्रेड वाले बोर हैं उनसे आप डिस्टिंग्विश ज़रूर करवा सकते हैं, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि आप पैलेट इंजरी और बुलेट इंजरी में डिस्टिंग्विश करा सकते हैं। यानी आप 30 बोर 9 mm 44 बोर राइफ़ल, क्लाशनकोफ या इससे बड़ी राइफ़ल्स के फायर जो हैं उनको आप अलहदा कर सकते हैं, और कार्बाइन 12 बोर शिकार की गन, इनके आप जो फायर्स हैं वो आप अलहदा कर सकते हैं। और वो कैसे अलहदा होंगे, वो उनके स्प्रेड से, उनके डिस्टेंसेस से और उनके इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी से। इंडिपेंडेंट पैलेट इंजरी यूनिवर्सल फिनोमेना है, आलमोस्ट 0.25 इंटू 0.25 cm, क्योंकि वो पैलेट उससे बड़ा एंट्री नहीं बनाता तो वो उसका एंट्री वोंड होगा। लेकिन अगर वो 12 बोर का फायर ग्रुप की सूरत में गया, इंटरनली उसमें पैलेट्स मौजूद हैं, वो फासले से फायर है, तो उसका स्प्रेड होगा, और वो जब स्प्रेड होगा तो वो डॉक्टर पारेख ने अपनी बुक में उस स्प्रेड का फार्मूला दिया हुआ है कि पर स्क्वायर फिट वो कितना स्प्रेड बनेगा। आपको ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखिए कि वो एक स्प्रेड का डायग्राम के साथ फार्मूला मौजूद है। इसी तरह राइफ़ल या बुलेट के फायर में आपने डॉक्टर साहिबान से डिस्टेंसेस को अगर कन्फ्रंट कराना है, और डॉक्टर साहब अपनी फाइंडिंग में लिख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैकनिंग मौजूद है, टैटूइंग मौजूद है, चारिंग मौजूद है, तो इसका मतलब है आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये 3 फुट के अंदर या 5 फुट के अंदर ये फायर हुए हैं, और वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डॉक्टर साहब को ये बात अलाउ करती है कि वो आपको जवाब दें कि जी बिल्कुल इसी तरह से है, इससे ज़्यादा फासले का फायर जो है
वो ब्लैकनिंग, टैटूइंग, चार्विंग, बर्निंग काउज नहीं करेगा। तो फिर अब आप ओकुलर अकाउंट में अगर उससे कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि और वो वहाँ पर फायर 25 फुट से दिखाया गया है, तो आप उसको बड़ी आसानी से मेडिकल एविडेंस के ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं और वो डॉक्टर साहब से आप उसका स्पेसिफिक सवाल कर सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा, अगर डिस्टेंसेस कम दिखाए गए हैं और फायर दूर से है तो आपने वो सवाल उसका वाइस वर्सा करना है कि देखें ये डिस्टेंट फायर है, ये करीब का फायर नहीं है, और अगर करीब का होता तो इसमें ये फीचर्स आते, और डॉक्टर साहब इसका जवाब देने के पाबंद हैं और वो आपको इसका जवाब देंगे। इसके अलावा जो अहम सवाल जिसका किसी भी मर्डर केस में बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी बनती है, वो है कि किसी भी डिसीज्ड को इंजरीज रिसीव होने के बाद वो कितनी देर तक उसने सरवाइव किया। अगर वो इमीडिएट डेथ है और डॉक्टर साहब भी इमीडिएट लिख रहे हैं और प्रोसिक्यूशन भी इमीडिएट कह रही है, तो फिर तो सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन पोस्टमार्टम FIR में ये दर्ज कर रही है कि वो मौके पर उसका इंतकाल हो गया, और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि आफ्टर रिसीविंग इंजरीज ये 3 से 6 घंटे तक ये सरवाइव किया और 6 घंटे के बाद इसकी डेथ हुई, तो यहाँ पर आपने अब एक चीज़ गेन कर ली। आपने विटनेसेस की प्रेजेंस को डाउटफुल कर दिया। अब आपने वो सवाल डॉक्टर साहब से पूछना है। जिस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के लिए पर से एडमिसिबल नहीं है, तो डिफेंस के लिए भी पर से एडमिसिबल नहीं है। आपने उससे सवाल पूछना है कि ये डॉक्टर साहब ये 3 से 6 घंटे का जो टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन दी इंजरी, आपने उसको देखते हुए ये टाइम लिखा है। वो डॉक्टर साहब कहेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग में 3 to 6 आवर्स, और उसके बाद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज हुआ और उसके बाद ये डेथ हो गई। तो अब ये बात जब आप इस्टेब्लिश कर जाएंगे कि जो ये डेथ है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से है और इसको 3 से 6 घंटे लगे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस को भी आप डाउटफुल कर जाएंगे। और उस दौरान अगर उसको फर्स्ट एड नहीं है तो सोने पे सुहागा। आपने वो सवाल भी डॉक्टर साहब से पूछना है कि कोई साइंस ऑफ फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें ऑब्जर्व करना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखना है कि अगर कोई साइंस ऑफ फर्स्ट एड उस पर मौजूद हैं, कोई ट्रीटमेंट दिया गया है वो मौजूद है, अगर उसका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके ऑपरेशनल स्कार्स जो हैं वो डॉक्टर साहब ने वो भी बताने हैं। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनको आप करके किसी भी मर्डर केस में आप एक अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।